नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। जैसे कि आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की थी, वो भी ईबीएस पर्यावरण की। ठीक है, इसमें हमने पता होगा आपको 30 नंबर का आता, 15 पेडागोजी आती है और 15 जो सामान्य जो आपका ईबीएस होता है। ठीक है, तो वो देख रहे हैं अपन। फिर पेडागोजी की भी अपन इसमें क्वेश्चन हमने लिए हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे। इसमें पेडागोजी भी मिलेगी आपको और जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस होते हैं। तो हमने 2 क्लासों में देख लिया था, प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 23 तक के लेटेस्ट। तो नेक्स्ट सीरीज है जो तीसरा लेक्चर होगा आज का। ठीक है, उसी के आगे रहेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर बताते चल रहे हैं अगर आते हैं, ठीक है, और नहीं आते तो इसको देखते चल रहे हैं। डिटेल के साथ हम सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इतना आ गया समझ में। और ये थोड़ा आप लोग हमारे ऐप के बारे में देखें। आप प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यहाँ से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। एक तो आप को पौधों के बारे में हर मतलब आपको एनसीईआरटी बेस पर जो भी थ्योरी है वो सभी चित्र के साथ मिल जाएगी आपको। ठीक है, और ये पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी। 500 क्वेश्चन एमसीक्यू थ्योरी 99 रुपए में। ठीक है, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो आपको लिंक है, उससे डायरेक्ट आप वहां प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बताना। इसमें आपकी पेडागोजी भी रहेगी और साथ में सिंपल क्वेश्चन भी रहेंगे, बेसिक वाले जो आते हैं एनसीईआरटी। चलिए, इसका आंसर बताएं। आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट। क्या है दोस्तों? रेलवे टिकट। आपको पता होगा रेलवे टिकट दिया है एक आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, उसका क्या पता वगैरह, कहाँ कब जाती है, गंतव्य स्थान हो गया, उसकी सीरीज नंबर, उसकी ट्रेन नंबर, ठीक है, इन सभी के बारे में दिया है। तो एक नमूना दिखाया है। क्यों दिखाया है तो आप बताना। ठीक है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। हो सकता है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त ये भी नहीं होगा। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेगा बच्चा, इतना थोड़ी ना डेवलप हुआ है। तो सही कौन सा होगा? ए होगा। बच्चों को वास्तविक जानकारी प्रदान करना, अंतःक्रिया करने का मतलब वो समझ सकें कि हाँ ये कोई बेसिक जानकारी होती है, अंतःक्रिया कर सकें उसके साथ के मतलब ऐसी कोई जानकारी होती है। और उनमें कौशल का भी विकास होगा कि हाँ वो अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ ये वहां जाती है, इतने बजे आती है। तो उनकी बौद्धिक विकास भी होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर बताएं आप लोग। अब इसके आंसर बताएं आप लोग। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपाच्य, चलो यहां देखो, इतना है तुम्हारा आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से नहीं है ये, तो इसका ऑप्शन में लिख दिया। ठीक है, तो विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं, अब कैसे होते हैं, जो हमारी उपाचयन दर को कर भार में कमी करते हैं या स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में कार्य करते हैं, पेशियों के विकास में हमें ताकतवर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब करनी है, बढ़ाते हैं। तो ये है कौन सा है? हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में हम विटामिन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग विटामिन के बारे में देखें यहाँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या दोस्तों, तो यहां देखें विटामिन। ठीक है, तो विटामिन की आपको पता होना चाहिए विटामिन क्या होते हैं। इनकी खोज की थी सबसे पहले 1912 में। किसने की थी? फंक महोदय ने। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। करते क्या है? इस शरीर को ना तो कैलोरी देते हैं और ना ही ऊर्जा देते हैं। फिर क्या काम होता है इनका दोस्तों? तो इस शरीर की उपाचयन क्रिया को बढ़ाते हैं। शरीर की उपाचयन क्रिया को बढ़ाते हैं, मतलब इनकी थोड़ी सी मात्रा क्या करती है? हमें रोगों से रक्षा देती है। इतना आ गया समझ में। इसके अलावा आपको कुछ विटामिन के नाम पता होना चाहिए, जैसे विटामिन कुछ इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, विटामिन ए हो गया आपका, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इतना आ गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, इतना आपको। और इससे कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी और आंख का जो संक्रमण होता है। बी से कौन सा होता है? थायमिन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है, ये हो गया। सी का नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका क्या है ना दोस्तों? नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है, जो ब्लड आता है ना हमारे जो दांतों से। ठीक है, ई की कमी से, ई का है टोकोफेरॉल। इससे होता क्या है दोस्तों? तो इससे बांझपन हो जाता है। ठीक है, बांझपन, जो बच्चे वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, या पुरुष नपुंसकता जिसको बोलते हैं। के का है फाइकोक्यूनोन। ठीक है, क्यूनोन जी है इसका रासायनिक नाम। इससे कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का। इतना आ गया समझ में। इसके अलावा जल में बिले विटामिन कौन कौन से हैं? जल में बिटे हैं गई भैंस पानी में, बी और सी। ठीक ना। और आबिले कौन से हैं दोस्तों? आबिले याद रखना,
कीड़ा, कीड़ा से याद रखना, ठीक है। के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ए हो गया, ये थोड़ी आपको जानकारी। गाजर में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए, ठीक है। B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट, ठीक है, जो कि कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी होती है। इतना थोड़ा आपको विटामिन के बारे में याद रखना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर बताएं नेक्स्ट का, ठीक है। तो ये था हमारा, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, गांव में क्या होते हैं, वहां मिट्टी के घर बने होते हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं? उसको लीपते पोतते हैं। उसमें क्या झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, देखा होगा। क्यों लीपते हैं? ऐसा लोग क्यों करते हैं? कीड़ों को दूर करने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाने के लिए, फर्श के प्राकृतिक रंग देने के लिए। हाँ, कीड़ों को दूर करने के लिए तो होता है, लेकिन मेन मकसद होता है उनका क्या करना? चिकना और साफ करने के लिए होता है। बी होगा। कीड़े भी दूर होते हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य क्या होता है उनका? चिकना करते हैं और उसको सफाई अच्छा दिखे, घर मिट्टी का वैसे ही रहता है, इसके लिए यूज करते हैं। इतना है समझ में, ठीक है। इसके अलावा कीड़े भी दूर हो जाते हैं, ठीक है। इतना भी आपको याद रखना है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग, इसका आंसर बताएं आप लोग दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? आपको पता होगा एनसीईआरटी में बहुत सारी पहेलियां हैं कि बूझो ने एक कहा था कि कोई मतलब जो गौरव है वो घूमने जाता है अलग अलग देश, लद्दाख में जाता है तो वहां ऐसे घर देखता है, वैसे घर देखता है, इस टाइप की कहानियां दी रहती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है बच्चों के लिए, ठीक है, तो वो बताना है, ठीक है। तो पेडागोजी सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को बच्चे मान लेना है और फिर बच्चे की तरह सोचना है आपको कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर 100% सही होंगे लगभग, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले उसने बताया है क्या दोस्तों, ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़े आपका नहीं है। अब ध्यान से पढ़ना, यहाँ क्या दिया है? नहीं दिया है, ये गलत करवाएगा आपका, ठीक है। ये नहीं, आप है के चक्कर में गलत कर देते, तो नहीं देखना है। तो इसमें कौन उद्देश्य नहीं होगा? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता का विकास करना। हाँ, ये तो है, कहानी इसीलिए तो पढ़ाते हैं ताकि उनका तार्किक शक्ति है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो बढ़ सके। तो ये तो है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, ये भी सही है कि उसमें कोई गलत दे दिया, एक अच्छी बोलते ना, दो भैया थे, एक खराब था एक बेकार था, एक ऐसा करता था एक वैसा करता था, तो इससे भी क्या होगा? उनकी क्या आलोचनात्मक चिंतन होगा कि नहीं, अलग अलग लोगों के बारे में वो अलग अलग सोचेंगे, तो ये भी उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, ये भी उद्देश्य होगा, लेकिन ये नहीं होगा डी। इसमें क्या बोला गया दोस्तों कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना नहीं होता कि तुमने क्या कर दिया, उनको भ्रमित कर दिया या उनको डरा दिया या भ्रम में डाल दिया, भ्रम का आनंद ले रहे, ठीक ना, तो ये नहीं होता है, तो ये होगा गलत, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग, इसका आंसर बताएं। बिल्कुल पेडागोजी है आपकी, ठीक है, दोनों चलेंगे, अब ऐसे ही चलेंगे, पेडागोजी भी और आपकी पर्यावरण अध्ययन भी है जो टॉपिक है। अब इसमें आपको फिर से पढ़ना है। इसमें क्या बताया गया दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपको पता होगा कि जो उसमें थ्योरी दी रहती है, जैसे उनको क्या है, लद्दाख के मकानों के बारे में समझाना है या असम के मकानों के बारे में समझाना है, तो एनसीईआरटी में दिया है कि गौरव नाम का व्यक्ति है, वो कहाँ जाता है? लद्दाख, बाइक से जाता है, लद्दाख घूमते हुए असम जाता है, तो वहां ऐसे ऐसे घर देखता है। तो मतलब इस टाइप से क्या है, इनको कहानी के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे तो वो जल्दी समझ जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है, इतना उसका विकास नहीं होता कि तुम थ्योरी रटवा दो उसको, ठीक है। अब इसको बताना है क्यों किया जाता है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेत करना, ये हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर बताना है आपको। पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करता है, ये तो होता है, लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करना, ये सही है, क्योंकि स्थानीय जैसे कुछ झोपड़ियों के बारे में बताता है, कहीं उन्होंने शहर के बड़े बड़े मकानों के बारे में बता दिया, तो वो क्या करेंगे, वो दोनों सोचेंगे, ठीक ना, उनका चिंतन करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? सी होगा। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग, ठीक है, इसका आंसर दें आप लोग। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है? तो आपको पता होगा, थोड़ा आप समझ लें, ठीक है। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो चिपको आंदोलन के बारे में समझे थोड़ा, ठीक है। तो चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था दोस्तों? चिपको आंदोलन, ठीक है।
अब आपको समझना है, सबसे पहले 1973 में हुआ था, ठीक है। ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड का, ये कौन सा जिला था? उत्तराखंड का, ठीक है, का चमोली जिले का, चमोली जिला, ठीक है, चमोली जिला का कौन सा गांव का? रेणी गांव था, वहां से स्टार्ट हुआ था रेणी गांव, ठीक है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था क्या? पेड़ों को बचाना। उद्देश्य क्या था दोस्तों? पेड़ों को बचाना, पेड़ों को बचाना, ठीक है। इतना हो गया, को बचाना था, ठीक है। अब पूछेगा नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो नेतृत्व करता तो थे, मेन कौन थे? तो नेतृत्व करता था सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ये मेन थे वहां पर, बहुगुणा। इसके अलावा भी इनके सहयोगी थे, क्योंकि अकेले थोड़ी ना कर पाएंगे इतना कुछ, तो इनकी सहायता के लिए थी। कौन थी? तो गौरा देवी, याद रखना क्या नाम था इनका? गौरा देवी था, ठीक है। इसके अलावा भी थे चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक ना। इतना हो गया, तो ये हो गया। इसके अलावा आपको, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद अमृता बिश्नोई किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा बिश्नोई आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1760 के दशक में, मतलब 1760 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था राजस्थान में, ठीक है। क्यों हुआ था? तो वहां पर खिजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे थे, बताया था ना। ये खिजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके बाद इनका उपयोग तनों में पानी होता है, इनकी विशेषता देखी थी, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उनमें मिल जाएंगे, ठीक ना। विशेषता देखती, तनों में पानी होता है, इनसे दवाई बनती है, ठीक ना, उन सभी के बारे में। ये हो गया, एक खिजड़ी गांव है। मेधा पाटकर किससे जुड़ी है? तो 1989 में क्या हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। इतना आ गया समझ में दोस्तों? तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया, चलिए नेक्स्ट आंसर बात करते हैं हम, ठीक है। इसका आंसर बताएं आप लोग, इसका आंसर बताएं। रक्त की जांच दौरान किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ठीक है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्या? तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? तो इसमें बताया गया है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया कि मतलब जब हमारा ब्लड का सैंपल लिया जाता है तो उसमें किससे पता चलता है कि आपको मलेरिया हो गया है? ठीक है, तो ये किससे पता चलता है? तो लाल रक्त आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है, अगर प्लाज्मोडियम परजीवी आ जाए तो उससे समझ जाते हैं मलेरिया होता है। ठीक है, तो मलेरिया के बारे में आपको याद रखना कुछ क्या, सबसे पहले तो ये होता किसके कारण है? तो याद रखना परजीवी से। किससे होता है? परजीवी, और परजीवी इसको बोलते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, इसके बाद इस परजीवी का नाम क्या है? तो याद रखना है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसके बाद वाहक मच्छर कौन है? इसको लाने वाला कौन होता है? तो वाहक मच्छर होता है इसको लाने वाला। ठीक है, उसका नाम है मादा इनफ्लूएंजा। क्या है? मादा इनफ्लूएंजा। ठीक है, इस मच्छर की सबसे पहले किसने बताया था? तो याद रखना रोनाल्ड रॉस। ठीक ना, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले इन्होंने बताया था ना 1897 के लगभग। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि इसका वाहक मच्छर है। इसी कारण इनको 1902 में क्या है, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे पढ़ोगे इसका क्वेश्चन भी आएगा ना, पुरस्कार दिया गया था। ये हो गया, तो ये सभी क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आरबीसी में क्या हो जाए, प्लाज्मोडियम के कुछ कण निकल आए या उसके अंश निकल आए तो समझ जाते हैं क्या है, आपको मलेरिया हो गया है। ठीक है, तो ये होता कहाँ? जहां पर बारिश वगैरह होती है, ठीक ना, कीड़े मकोड़े होते हैं, इस टाइप के होते हैं, ये कीचड़ वगैरह। इतना आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट आंसर बात करते हैं। इसका बताएं आप लोग, उसमें बताया पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता, ये तो हो गया अभी, ठीक ना, बार बार दूसरा, तो इसका क्या था? सी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएं आप लोग आंसर। चलो इसमें बताएं, अब बता देखो इसमें क्या, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप, मतलब मैं समझ लो या आप जो भी हो, आप टीचर हो, क्या के हो? पर्यावरण अध्ययन के टीचर हो। अब क्या है, आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं, कहाँ ले जा रहा है? जू घुमाने ले जा रहा है बच्चों को। ठीक ना, अब बता क्या है, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? यहाँ पढ़ना है, नहीं देंगे, समझ रहे कि बच्चों को क्या बोलेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ देखें अब ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन पहला क्या है दोस्तों?
सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं, यह पता लगाना। हाँ, तो ये तो बच्चों से बोलेंगे कि बच्चों देखो ये आपको पता लगाना है कि कौन सा जानवर क्या खाता है, फिर आपको लिस्ट बनाना है, तो ये तो देंगे जानकारी, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी खोज एकत्रित करेंगे, बिल्कुल फोटो एकत्रित करेंगे कि नहीं, कैमरा देंगे कि इसकी फोटो लेना है आपको, ताकि बाद में अपन उन पर कुछ चर्चा परिचर्चा कर पाए स्कूल जाके, ठीक है, तो ये भी सही है। चिड़ियाघर में उन्होंने देखा, उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना है, ये भी सही है, आपको कॉपी ले जाना है, वहां कुछ चीजें लिखी रहती उस जानवर के बारे में, तो वो भी लिखना है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं बोलना आपको क्या कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए कि आपको खाना ले जाना पकड़ भर भर के, तो ये नहीं करना है। क्यों? अगर ऐसे करेंगे वो बच्चे खाना ले गए, पता चला उन्होंने शेर के उसमें पिंजरे में या मगरमच्छ के उसमें डाल दिया ऐसा खाना हाथ से, पता चला उसने हाथ ही झटिक लिया अंदर, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसकी अनुमति नहीं देना। ध्यान रखना, अगर आप टीचर हो ले जाओ तो इन सभी को ये रखना है, वरना आप भी बोल दो चलो जाओ खिलाया, ठीक है, वो चला जाए बच्चा बेचारा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। तो इसका आंसर होगा डी, तो ये नहीं देना आपको। चलो इतना हो गया। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। अब एक और है जी, किसका? पेडागोजी का, ठीक ना, तो आपको पेडागोजी भी साथ, पेडागोजी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सोचने समझने की क्षमता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, बच्चों के लिए क्या अच्छा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करना है, इसमें रटने वाली कुछ चीजें होती नहीं है ऐसी ज्यादा। आपने क्या बोला? एक विद्यालय में राजस्थान के लिए मतलब एक विद्यालय है, विद्यालय कक्षा 5वीं के बच्चे कहाँ घुमाने ले जाए? राजस्थान घुमाने ले जाए ना, क्योंकि वो ऐतिहासिक स्थल है, युद्ध मतलब जुड़ा हुआ है हमारे इतिहास से, ठीक है। योजना बनाए, भ्रमण के दौरान बच्चों में से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, मतलब कि भ्रमण ले जाए तो आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी कि बच्चे हमें क्या बताएं, ठीक है, उसके बारे में है 4 ऑप्शन, तो सही बताना है। ऑप्शन चारों सही हो सकते हैं, लेकिन चारों में सबसे सही बताना है आपको क्या होगा। जी पेडागोजी का फंडा है सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए इसमें बताएं आप लोग, पहले इसके ऑप्शन पढ़ें आप लोग, क्या क्या है ऑप्शन। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी को अवलोकन करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, अगर भी क्वेश्चन तो पूछेंगे कि नहीं, बच्चे जाएंगे बेचारे, तो टीचर ये क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ युद्ध क्यों हुआ था, ना, तो ये तो पूछेंगे, ये तो ऐसी अपेक्षा तो नहीं होनी चाहिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, तो उठाना चाहिए, लेकिन ऐसी आनंद इतनी भी वो नहीं है, समझ रहे, आनंद तो वो यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, ये वाला सही होगा। टीचर सोचेगा कि नहीं कि वो बच्चे बाद में हमें बताएं कि हमने क्या क्या देखा, उसका अवलोकन करें और साथ में बैठकर चर्चा परिचर्चा भी करें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलो नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग, चलो इसका आंसर बताएं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। आपको पता है कि पर्यावरण की कक्षा है, तो चूंकि बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको ऐसे रटवा तो सकते नहीं है, थ्योरी दे दो कि रट लो जाओ, पेड़ों के बारे में, पेड़ सांस लेते हैं, ये करते हैं, एक क्लोरोफिल होता है, खाना ऐसे बनता है, तो ये नहीं बताना है, आपको छोटे छोटे सरल प्रयोग कराना है, उनका निर्देशन कराना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों? तो वही बताना है। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, अनुशासन में ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए योग्य बनाने के लिए, इसका होगा बी, क्योंकि स्वयं सीखेगा, खुद करेगा तो स्वयं सीखेगा, अच्छे से सीखेगा और गहराई बारीकी के साथ उसका अध्ययन करेगा। क्यों? जैसे हमने बोल दिया कोई पेड़ है ना, पेड़ लगा होता तो अपन ऐसे तोड़ देते, ऐसे मतलब पेड़ को तोड़ देते छोटा मोटा। अगर तुमसे बोला जाए कि तुम पेड़ लगाओ, इसको 10 साल तक तुम्हें सींचना है, मतलब पानी डालना, उसको बड़ा करना, ठीक है। अब माना कि 10 साल तक तुमने उसकी सेवा की, बहुत बड़ा हो गया, अचानक पता चला कोई इंसान आया, उसने रात में काट दिया, तो आप सोचो आपको कितना बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं? अब आ रहा समझ में? तो जब क्यों लगेगा? क्योंकि आपने खुद प्रैक्टिकल किया है, उसके साथ रहे हो, इसलिए लगता है। इसलिए क्या करना चाहिए? स्वयं सीखने के लिए क्या है, उनको प्रेरित करना चाहिए, उससे वो ज्यादा सीखेंगे हमारी प्रकृति के बारे में, हमारे जानवरों के बारे में, तो वो उनके प्रति क्या है, उनका बड़े होकर सकारात्मक रवैया रहेगा, ठीक है, और वो ज्यादा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसका क्या होगा? बी होगा। इतना आगे समझे? चलिए नेक्स्ट आंसर बात करते हैं, ठीक है। इसका आंसर बताएं आप लोग, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? तो अभी बताया है, देखो सबसे पहले कहां पर है फूलों की घाटी दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है। अभी बताए थे हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है, ठीक है। यूपी में आपको याद रखना क्या है, यूपी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कुछ याद रखना है ना। इसके बाद आपका हो गया उत्तराखंड,
उत्तराखंड में कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे हैं फेमस। सबसे पहला तो है जिम कार्बेट। कौन सा है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना। जिम कार्बेट हो गया, जहां से क्या है टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया था 1973 में, ठीक है। इसका नया नाम क्या है, रामगंगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और है, कौन सा है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर 500 प्रकार के अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, ठीक ना। एक है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको पता होना चाहिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्या के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये है आपका एशियाई हाथियों के लिए, एशियाई हाथियों के लिए, ठीक है, ये हो गया हाथियों के लिए, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के हो गए आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कहां पर, केरल में एक फेमस है, कौन सा है, तो केरल में आपको याद रखना पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। क्या के लिए है, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए, ठीक है। ये हो गया, इतना आ गया समझ में। इसके अलावा ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कहां पर, कर्नाटक में, कर्नाटक में कौन सी है, बांदीपुर है, एक तो है बांदीपुर, तो बांदीपुर क्या के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी हाथियों के लिए है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको गुजरात में याद रखना है, कौन सा है, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई बब्बर शेर, जो बोलते हैं ना एशियाई जो रहते वो आगे रहता है बाल वगैरह और छोटे पीछे तो कुछ बाल ऐसे रहते, एशियाई बब्बर शेर, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आपको एक तो जम्मू जम्मू लद्दाख में याद रखना, लद्दाख में कौन सा, हेमस हाई, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमस हाई, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके बाद काजीरंगा आपको याद रखना, जो असम में है, काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। क्या के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडा, ठीक है। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, उसको हम अलग से जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उन सभी को कवर कर लेंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो इसका क्या होगा दोस्तों, तो इसका होगा आपका कहां पर है, तो ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक ना। यूपी में बता दिया कौन सा है, दुधवा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद केरल में कौन सा बताया फेमस है, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो शेरों के लिए, जो हाथी है जंगली। कर्नाटक में बांदीपुर है, ठीक है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है बन्नेरघट्टा है, एकमात्र तितली, एकमात्र क्या है, तितली राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर बताएं आप लोग। सीएनजी का मुख्य संगठन क्या है, तो यहाँ सीएनजी के बारे में देखें थोड़ा, ठीक है। तो सीएनजी क्या है दोस्तों, तो पहली बात तो इसका आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्या होता है पूरा नाम, तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। हिंदी में बोलते क्या इसको, इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ये हो गया। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, दूसरा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वाहनों में, ठीक है, वाहन वगैरह में सीएनजी, सॉरी, ठीक ना, तो वाहनों में किया जाता है। देखे ना सीएनजी के सिलेंडर होते हैं जो गैस से चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इसका मुख्य संगठन क्या होता है दोस्तों, तो इसका होता है मीथेन, क्या होता है, मेथेन, ठीक है, मेथेन होता है, ठीक है। इसका नाम है CH4, ठीक है। और इसके बारे में याद रखना, मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्स गैस भी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो एक तो धान का खेत हो गया, धान का खेत हो गया, ये पूछता है, और दूसरा हो गया खनन से, खनन वगैरह होता ना खदानों से। तीसरा कौन सा है दोस्तों, तो गोबर गैस में, कौन सी गैस होती है, जी, ठीक है। उसके बाद जुगाली करने वाले पशु, जुगाली समझते ना क्या होता है, बाद में जो पशु खा लेते ना और फिर वो ऐसे चलते रहते, एक पशु का टाइप से आता, वो मीथेन गैस की दुर्गंध होती है, ठीक ना। तो ये मीथेन गैस के बारे में। इसके बाद थोड़ा एलपीजी के बारे में भी याद रखना। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। आपको पता होगा एलपीजी का सिलेंडर इस टाइप से रहता है, ठीक है, जैसे रहता है। अब आपको पता है एलपीजी का जब सिलेंडर आप खिसकाओगे भारी होता है तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बीपी से याद रखना ब्यूटेन और प्रोपेन क्या है, इसका संगठन होते ही पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, कहाँ, खाना बनाने में, ठीक है। इतना हो गया, तो ये आपको इतनी बातें याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, है ना। इसके अलावा ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा बताई हैं इनको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम।
इसका आंसर बताएं आप लोग। बर्मी कंपोस्ट, बर्मी मतलब होता है देखो केंचुआ, कंपोस्टिंग मतलब होता है खाद। तो मतलब केंचुआ खाद एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग किया जाता है, तो उसमें बर्मी से समझ ही जाओगे। तो किसका उपयोग करेंगे? केंचुए का, याद रखना। तो केंचुए का नाम क्या है? याद रखना, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या? किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भूमि है उसको उर्वर बनाते हैं, उसको वो उर्वर मतलब वो करते हैं ना, वो मल वगैरह, उससे क्या होती है, वो उर्वर बन जाती है और फसल का उत्पादन। इसी खाद को बनाने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग, इसका केंचुए का उपयोग करते, पालते हैं, कोई गड्ढे वगैरह ऐसे रहते हैं, ठीक ना, उसमें ये सब डालते हैं, एक कीड़े मकोड़े और जो भी रहते हैं तत्व, और उनमें केंचुए छोड़ देते हैं तो वो खाद बना देता है बाद में, ठीक है। तो ये है आपका सही आंसर, ठीक है। तो इसका है सी। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ठीक है। इसका आंसर बताना है आपको। अधूरे जले जीवाश्म क्या है? अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। आपको पता होना चाहिए जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। जीवाश्म, जीव प्लस, तो जीवों के अंश से जो बनता है, जीवों से प्राप्त होने वाला ईंधन कौन सा होता है? जैसे जो मर जाते हैं ना बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह, पत्तियां वगैरह गिर जाती हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, हजारों सालों की प्रोसेस के बाद वहीं से बनता है। पेट्रोल वगैरह हो गया, डीजल वगैरह हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सभी क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। इनके अधूरे जलने से या इनके जलने से कौन सी गैस फैलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है दोस्तों? कार्बन मोनो। इसका पूरा फॉर्म क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके बारे में भी आपको कुछ चीजें याद रखना है। क्या है इसकी चीजें? तो आपको पहली बात पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं दम घोंटू गैस। दम घोंटू गैस। अब ये होती क्या है दोस्तों? तो आपको दम घोंटू क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कार्बन रहता है और ये कहां से निकलती है? तो वाहनों से। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये क्या करती है दोस्तों? इसको रहता है हीमोग्लोबिन रहता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन को बांध के हमारा श्वसन करने में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से कम प्यार रहता है, इससे ज्यादा प्यार हो जाता है। तो ये क्या करता है? हमारे अंदर जाके श्वसन में हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है और ऑक्सीजन को भगा देता है बाहर कि तुम जाओ, हम कर रहे हैं। जैसे ये घुलता है तो ये नसों में फैल जाता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और हमारा दम घुटने लगता है और हम मर जाते हैं ना, और हमारी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बोलते हैं इसको दम घोंटू। तो इसका सही आंसर क्या है? CO। और ये चीजें भी याद रखना, ये वाहनों में यही निकलती है, ठीक ना, दम घोंटू गैस कहते हैं, जीवाश्म ईंधन ये होता है, ठीक ना, इन सभी के बारे में। और सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अम्ल वर्षा में जो हेल्प करती है, अम्ल वर्षा में मदद करने में यही गैस उत्तरदायी होती है, ठीक है। CO2 भी ये निकलती है, ठीक ना, जब जो ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो वहां से, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। कौन सी है? जी, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक ना, जो हमारा वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये है CO2, ठीक ना। SO2 अम्ल वर्षा कराती है, ठीक ना। ये हो गया। इसी से क्या है, ताजमहल का रंग वो फीका थोड़ा वो पड़ रहा है, ठीक ना, रेड कलर का, उस टाइप का, भद्दा टाइप का। चलो इतना आ गया। तो ये कुछ चीजें आपको इनके बारे में याद रखना है। चलो नेक्स्ट बताएं। इसका आंसर बताएं आप लोग। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे ये है आपका कौन सा है, ठीक है, थोड़ा देख लें यहां पर। चलो यहां देखो थोड़ा, ये वाला क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है लद्दाख, ठीक है। अब यहाँ पर एक जनजाति रहती है, उसका नाम कौन सी है? चांगपा जनजाति। ये पूछ चुका है, ये कहाँ रहती है? तो ये लद्दाख में। ये क्या करते हैं? बकरियों को पालते हैं, बकरियों को पालते हैं, ठीक है। बकरियों से प्राप्त, पूछेगा पश्मीना। अब ये बकरियों को कम से कम 5000 मीटर की ऊंचाई पर पालते हैं। उनके क्या होते हैं? जब गर्म कोट मतलब गर्म बालों के कोट बन जाते हैं, बालों के कोट गर्म होते हैं, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? उसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उससे बनाते हैं पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल के बारे में याद रखना, पश्मीना शॉल किससे प्राप्त की जाती है? तो बकरी से, ठीक ना। इसके बारे में, एक हमारा मनुष्य का एक बाल इनके 6 बाल के बराबर होता है, मतलब ये इतनी पतली होती है। और ये कितनी, और याद रखना, एक पश्मीना शॉल करने में 260 घंटे लगते हैं। कितने? 260 घंटे। और एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, ठीक है। इसी से इनका व्यवसाय वगैरह चलता है, ठीक है। तो ये क्या किससे प्राप्त होती है? बकरी से। कौन सी जनजाति? चांगपा। कहाँ रहती है? लद्दाख में, ठीक है।
इसके बाद कितने कितने घंटे में तैयार होती है, एक बन के 260 घंटे में, और 6 स्वेटर के बराबर होती है। ये सभी पूछा गया है। पूछिएगा कि पश्मीना शॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं या सत्य है, तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो इस किससे है, बकरी से प्राप्त होती है, ना कि भेड़ से। बकरी पालते हैं ये चांगपा जनजाति के लोग, जो कहाँ रहते हैं, लद्दाख में। इतना आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग। चलो इसका आंसर दें जल्दी फास्ट। अभी ये तो वही का वही आ गया था ना, रिपीट कर दिया। तो इसका क्या था, बकरी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी बता चुके इसका। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए दिया गया। आपको थोड़ा पता होना चाहिए रोनाल्ड रॉस, ठीक है। ये हो गया। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो जन्म हुआ था 13 मई 1897, ठीक है। इसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हमारे भारत ही के हैं। भारत में कहाँ, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के समय थे। अल्मोड़ा कहाँ पर आता है, उत्तराखंड में, ठीक है। वहां इनका जन्म हुआ था। बाद में ये क्या हुए थे, पेशे से एक प्रकार के डॉक्टर थे, नहीं ना, लेकिन डॉक्टर में रुचि नहीं थी, ये फिल्में वगैरह कहानी पढ़ने का इनको शौक था। बाद में इन्होंने देखा कि मच्छरों, जो मलेरिया वगैरह हो रहा है, उससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो इन्होंने एक खोज की थी 1897 के लगभग, 97, ठीक है। क्या, किसकी, तो मलेरिया की। उन्होंने पहली बार बताया था जो मलेरिया होता है वो किसके कारण से होता है, मच्छर। और कौन सा मच्छर है, मच्छर होता है कौन सा, मादा इनफ्लुएंजा, जिसका वाहक होता है इनफ्लुएंजा। और इसी के लिए इनको 1902 में क्या दिया गया था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ तक सबकी, ठीक ना, सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक ना। तो किसके लिए दिया गया था, देखो मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये बताया था। डेंगू भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है, ठीक ना, प्लेग जीवाणु से फैलता है। तो इन सभी के बारे में, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये मच्छर के कारण से फैलते हैं। हैजा, जो उल्टी दस्त वगैरह लगते हैं पानी के दूषित पानी पीने से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएं आंसर। इसका आंसर दें आप लोग सभी। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, तो थोड़ा सिनकोना के बारे में याद रखना। सिनकोना ये वृक्ष होता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इस वृक्ष की, मतलब सबसे पहले कहाँ उगा था, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो ये हमारे इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मिलता है। कहाँ पर, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो गया। और हमारा भारत, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा होता है। दवाई कौन सी बनाई जाती है इससे दोस्तों, तो याद रखना, दवाई बनती है कौन सी, कुनेन, कुनेन, और इसी को क्यूनोन, क्यूनोन, क्यूनिन बोलते हैं, क्यूनोन बोलते हैं, ठीक ना, ये है। इसके बाद क्या के लिए काम आती है, तो मलेरिया के उपचार में काम आती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कौन से भाग से इसका उपयोग किया जाता है, तो इसकी छाल जो होती है, छाल समझते ना, जैसे ये पेड़ रहता है, ठीक है, ये पेड़ है, इसकी जो ऊपर वाला खोल रहता है, वो छाल देते ना अपन, ऊपर वाला जो ऊपरी भाग रहता है उसको छाल बोलते हैं। उसका ये लोग अलग करके उसी से एक लोग क्या बनाते हैं, उससे एक कुनेन दवा बनाते हैं, ठीक है। तो किससे बनाते हैं, जिसका है बी। इसके अलावा भी ये चीजें भी आपको याद रखना है। इतना आ गया। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया में पाया जाता है दवाई कुनेन। मलेरिया के उपचार में भाग कौन सा है, छाल है, ठीक है। इसके अलावा भी ये भी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर बताएं आप लोग सभी, जल्दी से बताएं। सांपों के जहरीले दांतों को कहा जाता है। अब थोड़ा सांपों के बारे में देखें, ठीक है। अब सांप के बारे में क्या याद रखना है दोस्तों आपको, तो सबसे पहले तो याद रखना है हमारे भारत में सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, तो डरना नहीं है। सिर्फ 4 सांप देखना है, वो जहरीले हैं। अगर वो काट देंगे तो किसी भी कंडीशन में नहीं बचोगे, कोई भी बाबा नहीं बचा पाएगा आपको, ठीक ना। अगर वो काट दे तो तुरंत जहर फैल जाता है उसका। तो वो 4 सांप, भारत में कितने सांप जहरीले होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो 4 सांप हैं, तो कौन कौन से हैं, एक तो नांग, नांग याद रखना, ठीक ना। एक है करेंत, जो कोबरा बोलते हैं ना, करेंत वो काला होता है, ठीक है, नांग जो कोबरा रहता है। और तीसरा होता है दुबोई, दुबोई। और अफाई, अफाई, अफोई, अफाइया, ठीक है, इसका अफाइया है। ये 4 जहरीले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना सांप के कान नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, कान नहीं होते। फिर भाई साहब वो नाचते कैसे हैं, नागन डांस, और मूवियों में देखा होगा वो बजाते हैं भी, वो डांस, वो हीरोइन टाइप की नागिन बन जाती, डांस करती है। तो वो क्या मूर्ख बनाते हैं हमें, क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके कान ही नहीं होते हैं, तो कहां से सुनेगा वो, किसको सुनता है, सिर्फ कंपन को सुनता है दोस्तों। किससे, कंपन से
सुनता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद याद रखना इनके दो खोखले दांत होते हैं। क्वेश्चन आएगा आपसे कि सांप के बारे में कौन सा, दो खोखले दांत होते हैं, उन्हीं से ये जहर निकालते हैं। देखा होगा जब मूवियों में वो काटते तो दो यहाँ बन जाते, वो देखते ना दो काले कलर के रहते, वो तो दो ही खोखले दांत निकलता है उनका जहर, ठीक है। इनका जो वो रहता है क्या होता है, सांपों को पकड़ने वाला कालबेलिया होता है। क्या कहलाता है, कालबेलिया। और रोशन चंद एक प्रसिद्ध कालबेलिया है, रोशन चंद। नहीं, एनसीईआरटी में दिया है पूरा, क्योंकि वहीं से आते हैं क्वेश्चन आपके, ठीक है, उसी का बता रहा है। रोशन चंद एक क्या है, प्रसिद्ध कालबेलिया है, जो सांपों को, कई जितने भी जहरीले सांप है, कोई भी जहरीला सांप ये आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इतना आपको, तो उन दांतों को क्या बोलते हैं, जहरीले दांतों को विषदंतक बोलते हैं। क्या, विषदंत, जिनमें विष रहता है, ठीक है। तो बी इसका आंसर होगा। इसके अलावा ये भी आपको चीजें याद रखना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा कथन सांपों के बारे में असत्य है या सत्य है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। इसका आंसर बताएं आप लोग, निम्नलिखित में से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक ना, एक दे दिया, कौन सा दे दिया ऐसे। चलो नेक्स्ट बताएं आंसर। चलो इसके बारे में बताएं। तो थोड़ा आपको हाथियों के बारे में बताना है दोस्तों। क्या बताना है, चलो इसके हाथियों के बारे में पढ़ें एक बार आप लोग, ठीक है। तो हाथियों के बारे में थोड़ी चीजें समझें आप लोग। हाथी के बारे में क्या चीजें समझना आपको दोस्तों। तो हाथी, सबसे पहले तो हाथी को कहाँ खेलना पसंद होता है, देखा होगा आपने मूवियों में भी, ये कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। कीचड़ व पानी को इनको पसंद होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको ठंडक मिलती है। ये हो गया। दूसरा, अब एक दो तीन, ठीक है, इतना हो गया। 3 माह के हाथी का वजन कितना होता है, ये दिया गया है। तो कम से कम 200 केजी होता है। कितना होता है, 200 केजी 3 माह के हाथी का वजन। तीसरा है, एक दिन में ये कितनी घास खाते हैं, तो एक दिन में ये 100 केजी तक घास खा सकते हैं, इस एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। इसके अलावा आराम कितना करते हैं दोस्तों, तो आराम सिर्फ 2 से 4 घंटे करते हैं। कितना, 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। इसके अलावा ये आराम नहीं करते, उसके अलावा खाते रहते हैं। इनके झुंड में कौन रहता है दोस्तों, झुंड में याद रखना 10 से 12 हथनी, 10 से 12 हथनी रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा वह बाकी बच्चे रहते हैं, बड़े वाले नहीं रहते हैं। इनके जो पिताजी रहते हैं और वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक ना। इसके बाद इनका झुंड का जो नेता रहता है वो कौन रहता है, बुजुर्ग हथनी रहती है, बुजुर्ग ना हथनी इनका नेता होती है। इसके अलावा आपको याद रखना, इसमें जो हाथी रहते हैं वो 14-15 साल के जैसे ही होते हैं। 14 और 15 साल में उनको क्या कर देते हैं, बाहर घर निकाली कर देते कि 14-15 साल के हो गए तो आप बाहर जाओ, ठीक है। तो इनके बारे में इतनी चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन कि हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल, तो ये गलत है, क्योंकि एक दिन में 100 क्विंटल मतलब 1 क्विंटल मतलब 100 केजी क्या खाता है, पत्तियां खाता है। ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा। इसमें सही बताना है। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश बहुत ज्यादा आराम करते हैं, नहीं करते हैं, सिर्फ 2-4 घंटे करते हैं, ठीक है। क्यों करेंगे, खाना भी तो पड़ता है, आराम करोगे तो कैसे मिल जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत है। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी का वजन नहीं, हाँ 200 किलो, ये तो सही है। अभी बताया ना 3 माह के हाथी का वजन कितना दिया है एनसीईआरटी में, 200 केजी, तो ये सही है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में कितना घंटे सोते हैं, तो ऐसा नहीं है, 3-4 घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे। तो आपका सही होगा जी। और जी आपको हाथी के बारे में इतनी चीजें नोट कर लेना है नोटबुक पर, क्योंकि इससे बाहर आपकी ये सीरीज कंप्लीट कर लोगे ना, तो इससे 90% क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से मिलेंगे, ठीक है। इतना आगे समझ में, देख लेना आपका पेपर होगा जब। चलो नेक्स्ट बताएं। चलो इसका आंसर बताएं। जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया, मतलब ऐसा कौन सा समूह है जिनका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो इसका याद रखना, लोहे की कीलें होती हैं, ये बोतलें होते हैं, स्टील मग होते हैं, गद्दे का डब्बा, इनका प्रयोग क्या करते हैं हम दोबारा। लोहे की कीलें होती है, उसको गलाकर और कुछ भी बना सकते हैं, ठीक ना। कांच की बोतलों को तोड़कर भी कुछ बना सकते हैं, स्टील मग होते हैं, गत्ते का डिब्बा, इन सभी को पिघलाकर हम इनका उपयोग कर सकते हैं अन्य चीजों में। इतना आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट आंसर बताना आपको। इसका आंसर बताएं आप लोग। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। आपको पता होना चाहिए कौन थी, तो बछेंद्री पाल। इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1954 में हुआ था, 1954 के लगभग। कहां पर हुआ था इनका जन्म, उत्तरांचल, उत्तरांचल के चमोली जिला। कौन सा जिला था, चमोली जिला, ठीक है।
इतना हो गया चमोली जिला। इसके अलावा इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी चढ़ने की माउंट एवरेस्ट? तो एक नेहरू ठीक ना, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग ये कहां पर है? माउंटेनिंग, ठीक है। ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। ये आ चुका है क्वेश्चन, ये कहां पर है? उत्तराखंड, यहां से ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद जे एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की पहली महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, भारत की पहली महिला। बताया था ना एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी थी, कल पढ़ाया था हम, ठीक है। पहली महिला, और पहली महिला थी वह विश्व की 5वीं महिला थी, विश्व की 5वीं महिला थी, विश्व की 5वीं महिला थी, ठीक है। ये हो गया। और पहली महिला कौन थी विश्व की? तो एडमंड हिलेरी और तेजिंग शेरपा, याद रखना एडमंड हिलेरी, वो पहली बार चली थी, ठीक ना। सुनीता विलियम्स पता होगा, ये अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। कब गई थी? 2007 में गई थी, 195 दिन रही थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कौन? सुनीता विलियम्स। कहां से गई थी? नासा से। ये भारतीय मूल की थी। कर्णम मल्लेश्वरी बताया था, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ये किससे संबंधित हैं? भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। एक बार में 130 केजी तक वजन उठा सकती हैं, और इनको 29 मेडल मिल चुके हैं इस काम के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, चमकते सितारों में, आप देखोगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है। संतोषी यादव कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, फतेह करने वाली, 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला भारत की। जो कौन थी? संतोष तभी मिला था जब ये 2 बार चढ़ी थी ना, पहली महिला तो ये थी, 2 बार संतोष यादव या संतोष यादव, ठीक है। इतना आ गया समझ में? ये चीजें आपको याद रखना है इन सभी के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप लोग, ठीक है। इसका आंसर बताएं आप लोग जल्दी। देखो, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे गए कथन में से कौन सा सही है? तो पहला ही आंसर है, ये दोनों कहां मनाए जाते हैं दोस्तों? तो त्योहार पूर्णिमा और जो पूर्णिमा हो गया, ठीक ना, ये पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। इसके बाद ओणम भी मनाया जाता है, ठीक ना। ओणम कहां पर होता है? तो ये नृत्य वगैरह है, त्योहार है, ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में पोगल याद रखना, पोगल कहां मनाया जाता है उत्सव? तो ये तमिलनाडु में, ठीक ना। पोगल कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में, है ना। यहीं पर एक करगम मनाया जाता है, करगम, ठीक है, तमिलनाडु में। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहां मनाया जाता है? कुचिपुड़ी ये फसल कटने पर मनाए जाते कुछ, ये आंध्र प्रदेश है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इतना आ गया जी, आएगा। इसके बाद आपका आएगा बिहू। कौन सा है? बिहू। बिहू कहां मनाया जाता है? असम में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना गरबा, गरबा कहां मनाया जाता है? ये आपका गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा वैसाखी कहां मनाया जाता है? फसल त्योहार है, फसल के करने पर मनाया जाता है, ये आपका पंजाब में, ठीक है। इसके अलावा भी मनाए जाते हैं आपके गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, ये क्वेश्चन आ चुका है। और और भी है कुछ जी, इतने आ गए समझ में, इनको याद रखना। और ये है पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं होली और दीपावली, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें भी आपको याद रखना। चलो नेक्स्ट बताएं, चलो आंसर बताएं नेक्स्ट। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो आपको पता है कि भारत में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? भारत में सबसे ज्यादा जनजाति ये अपने मध्य प्रदेश में, कहां पर? एमपी में पाई जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को जनजातीय राज्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक कौन सी जनजाति मिलती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी जनजाति मिलती है? तो दोस्तों ये है गोंड, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में बनाई जाती है। संथाली जनजाति कहाँ की है दोस्तों? तो ये झारखंड में पाई जाती है। कहां पर? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। गद्दी जनजाति कहां पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इतना आ गया समझ में। और गोंड, ये तो गोंड कहाँ पाई जाती है? आपका ये झारखंड वगैरह, और ये आपका छत्तीसगढ़, वहां पर ये मिलती है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा ये याद रखना आपको, सहरिया ये राजस्थान में मिलती है। सहरिया कहाँ मिलती है? राजस्थान में। तो ये कुछ चीजें याद रखना। तो उसने बोला था जो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? एक गद्दी जनजाति रहती है, आ चुका है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और भी जनजातियां बहुत सारी, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, जब थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे उसके साथ। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग नेक्स्ट। चलो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो यह चेराव नृत्य। क्या है? ये फेमस है चेराव, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दिया है चेराव नृत्य। तो ये क्या है? तो ये मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है, मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे प्राचीन नृत्य। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको दूसरी चीज याद रखना, ये कब मनाया जाता है? तो फसलों के पकने पर ये लोग मनाते हैं, फसलों के पकने पर। ठीक है, पकने पर ये लोग मनाते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दो दो लोगों के समूह बढ़ जाते हैं, ऐसी लाइन बना लेते हैं और बांस के उससे क्या करते हैं ये लोग, पीटते हैं और डांस वगैरह करते हैं। तो ये है आपका चेराव नृत्य। ठीक है, ये फेमस है, ये एनसीईआरटी में एक बार नहीं कई बार पूछा चुका है, बार बार रिपीटेशन होते हैं क्वेश्चन, तो ये भी बाद में रिपीट होने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपको लोक कला भी कुछ है, जैसे साथिया। साथिया कहाँ की है? लोक कला है गुजरात की। ठीक है, इसके अलावा रंगोली, रंगोली भी याद रखना, ये लोक कला है। रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे उसमें भी आपको इन सारी चीजों के बारे में मिलेगा। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग, इसका आंसर दें आप लोग। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं, प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला में चित्रकारी कहते हैं। कौन से, कहां पर फेमस है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र की फेमस चित्रकला है। देखो, किसी कथा का चित्रण होता है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और काठी कहते हैं। तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। जैसे मधुबनी, मधुबनी के बारे में आपने सुना होगा, मधुबनी जो पेंटिंग है, ठीक है, ये कहां पर है? तो बिहार में फेमस है। और बिहार में कौन सा जिला है? मधुबनी जिला, इसी के नाम पर मधुबनी जिला वहां फेमस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी चित्र बनाए जाते हैं चावल के घोल के साथ। उसमें क्या मिलाया जाता है ये पूछ चुका है, तो उसमें नील वगैरह हो गया, हल्दी का रंग हो गया, ठीक ना। इसके बाद फूलों का रंग, ठीक ना, पेड़ों की पत्तियां, इन सभी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद किसके चित्र बनाए जाते हैं? तो जानवरों के बनाते हैं लोग, पेड़ों के बनाते हैं, ठीक ना, बकरी वगैरह हो गए, मनुष्य हो गए, मतलब इन सभी का चित्र बनाते हैं मधुबनी चित्रकला। ठीक है, ये बिहार की फेमस है, ऐसी ये है महाराष्ट्र की। इतना आ गया संग में। चलो इतना हो गया, ये कितना हो गया, हमारे 2 क्वेश्चन और बचे इसके बाद। ठीक है, तो वो भी अपना आंसर देना है शानदार तरीके से। ठीक है, ये सेशन होगा अपना, ठीक ना, इसी से पूरे फंसेंगे आपके क्वेश्चन। चलो इसके बाद नेक्स्ट बताएं, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन घुमा लेता है? तो आपको बताया था वो कौन सा पक्षी है दोस्तों, तो पूरी गर्दन घुमा लेता है, उल्लू है। पूरी गर्दन लगभग पूरी गर्दन घुमा लेता है। कितनी? 360, लेकिन 360 नहीं, 270 प्लस ही घुमा पाता है। अगर पूरी घुमाएगा तो टूट नहीं जाएगी गर्दन, तो लगभग 270 घुमा लेता है। ठीक है, इसके बाद कौवा के बारे में याद रखना, ये क्या करता है? सबसे ऊंचे पेड़, सबसे ऊंची डाल पर क्या करता है? ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और कोयल क्या होती है? बदमाश। जो कोयल होती है अपने अंडे कहाँ रखती है दोस्तों? एक अंडे रखती है किसके? तो कौवे के। किसमें रखती है? घोंसले में। और बेचारा कौवा को पता ही नहीं चलता, ये पागल बना जाती है, उसके वहां रखे आएगा कौवा, उसको सेंकता रहता है, उसको उसकी सुरक्षा करता है। बाद में जब बच्चे निकलते होंगे तब चलता होगा बेचारे को पता कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, ये किसने किया? कोयल ने कर दिया है। ठीक ना, तो ये है। मैना क्या करती है दोस्तों? झटके से अपनी गर्दन घुमाती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। गर्दन क्या करती है? आगे पीछे करती है। देखा होगा ऐसे वो मैना रहती है ना, ऐसे ऐसे पीछे आगे पीछे करती रहती है ना, तो इस टाइप से होता है। कौन करती है? तो मैना करती है। इन सभी के बारे में आपको याद रखना। और आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है वही देखना अपन को। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। चलो इसमें जल के बारे में बताना है आपको कि कौन सा सही नहीं है। तो जल एक सार्वभौमिक विलायक है। हाँ, सार्वभौमिक विलायक मतलब जल सबके साथ घुल जाता। देखा होगा पानी कहीं भी डालोगे तो वो सब में क्या होगा? घुल जाएगा। ठीक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घुलने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। इसके बाद सी क्या है? जल का घनत्व 1000 डिग्री सेल्सियस पर सार्वधिक होता है, ये गलत होता है। ठीक है, और जल क्या होता है? 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। देखा होगा लिक्विड भी होता है, गैस बन के उड़ भी जाता है, और ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में भी जम जाता है। तो आपका गलत होगा। जल का शाब्दिक घनत्व कितने पर होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जल का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है,
तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको अच्छी सीरीज लगेगी और हमारे और भी लेक्चर वगैरह आते हैं, मैथ हो गया आपका, ईवीएस वगैरह और भी आते हैं, अगर आपको सही लग रहा तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना आपको क्लास कैसी लगी, तभी आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको लाइक करना है, शेयर करना है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन सभी में शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।